वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर जहां बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव होगा। 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच नामांकन किया जाएगा। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर इस चुनाव को लेकर अब तारीख सामने। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, इस सीट पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का इंतजार किया जा रहा था, तो अब वो तारीख सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। इस महीने की 30 तारीख को बांकीपुर में उपचुनाव होगा और बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने इस सीट से इस्तीफा दिया था और उसके बाद राज्यसभा के लिए नितिन नवीन चुने गए हैं। तो राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस लिहाज से बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। बांकीपुर सीट काफी सुरक्षित बीजेपी के लिए सीट मानी जाती है, लेकिन उपचुनाव की प्रतीक्षा काफी लंबे वक्त से हो रही थी। उनके इस्तीफे के बाद से ही अब उसकी तारीख सामने आ गई है। इसी महीने की 30 तारीख को बांकीपुर में उपचुनाव होना है और उसके लिए नॉमिनेशन का जो काम है 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच होगा। 14 जुलाई को जो नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक नाम वापसी की तारीख है। उसके बाद चुनाव प्रचार होगा वहां पर और 30 जुलाई को मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना होगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि अमितेश, चूंकि इस सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सीट काफी हाई प्रोफाइल भी है, बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी की साख से जुड़ी हुई सीट है। ऐसे में इस जगह पर जो चेहरे लाए जाएंगे सामने बीजेपी की तरफ से, वो भी कद्दावर ही होगा। देखिए, बीजेपी इस बारे में अब फैसला करेगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। निश्चित रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी पसंद इसमें काफी मायने रखेगी, काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन आलाकमान तय करता है, जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो तय करती है किस व्यक्ति को यहाँ पर लाती है या किसी कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़ाने के लिए अपना सिंबल देती है, चुनाव मैदान में उतारती है किसी कार्यकर्ता को। लेकिन निश्चित रूप से काफी हाई प्रोफाइल सीट होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे लोग पहले से वहां पर एक फैक्टर बन के अपने आप को दिखाना चाहते हैं वहां पर एक बार फिर से। लेकिन बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है। पार्टी को लगता है कि ये जो बांकीपुर की सीट है एक शहरी क्षेत्र है और बीजेपी का काफी महत्वपूर्ण गढ़ रहा है बांकीपुर शुरू से ही। तो निश्चित रूप से उस लिहाज से पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है। देखना होगा किसे चुनाव मैदान में उतारा जाता है, लेकिन प्रतिष्ठित सीट निश्चित रहेगी, हाई प्रोफाइल सीट निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव होंगे। बड़ी खबर गया जी से, जहां लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी रेहान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी सुशील कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। आरोप है कि बांके बाजार में मोमोज की दुकान चलाने वाला यह शख्स रेहान अंसारी दुकान पर आने वाली लड़कियां, जिनमें की नाबालिग लड़कियां भी शामिल थी, बहला फुसलाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था। वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता था और डरा धमकाकर इन लड़कियों के साथ घटना को अंजाम देने वाला यह शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला विवेक सिंह राजपूत गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ जातिगत विवादित टिप्पणी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सोना बेचकर हथियार खरीदने की बात कहने वाले विवेक को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। हथियार लेकर जातीय टिप्पणी करना इस युवक को अब महंगा पड़ गया है। सकरा थाना के सुजावलपुर के रहने वाले इस विवेक सिंह राजपूत को अब गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर जातिगत टिप्पणी इस शख्स की तरफ से की गई थी। गोलियों से तड़तड़ाने की बात यह शख्स कह रहा था। बाद में वीडियो को हालांकि डिलीट कर माफी मांगी गई। कहा गया कि रील्स के चक्कर में उसने ऐसा कर दिया, लेकिन अब पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ जारी है। प्रणाम। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का
भंडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई से जुड़े हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में यह बड़ी आतंकी वारदात की साजिश इस शख्स की तरफ से रची जा रही थी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यह बड़ा ऑपरेशन चलाया। पंजाब के रहने वाले 4 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से विदेशी पिस्टल और कारतूस की बरामदगी की गई है। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से इन सभी का कनेक्शन बताया जाता है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां गुरुद्वारे पर हमले को लेकर एमईई सख्त नजर आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। एमईई की तरफ से कहा गया कि सिख आस्था के पवित्र स्थल पर सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की गई। भारत ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। दिल्ली में सदियों से पहले अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार, नई ईवी पॉलिसी 2026 और जरूरत पड़ने पर 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी बड़े फैसलों के साथ राजधानी की हवा को साफ रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल एक्यूआई मध्यम श्रेणी में है, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए सभी स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दर्ज करने के लिए ले गए हैं, दर्ज करेंगे, दर्ज करके कापी देंगे शाम तक। क्या क्या लिखा गया उसमें? अभी नहीं बता पाएंगे, अभी खुलासा कर देंगे कचहरी में। अच्छा, तो क्या क्या हुआ है? आप लोग थाने पे जा रहे थे, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करेंगे। कितने लोगों के? 4। कौन कौन? चंपत राय और ये राव जो हैं, क्या नाम? गोपाल राव, अनिल मिश्रा, किशोर देव। वहीं बड़ी खबर यह कि राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र भवन की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। कारसेवक पूरम की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तीर्थ क्षेत्र भवन की सुरक्षा में 4 दारोगा की तैनाती इस वक्त की गई है। पीएसी का एक दस्ता भी यहां पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात कर दिया गया है। चंपत राय की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो बिरला धर्मशाला के सामने है, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और उन सबको विधिवत ब्रीफ किया गया है कि वहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ से जाते हैं। न उनको किसी तरह की रोक लगाई गई है, न ही मीडिया कर्मियों को किसी तरह की रोक लगाई गई है। आप देख रहे हैं जो स्टील की ये लाइन दिखाई दे रही है, इस स्टील तक आकर के जो रेलिंग है, स्टील की रेलिंग तक आकर के मीडिया कर्मी अपना समाचार कवरेज कर सकते हैं। उसके अंदर नहीं जाने का है, लेकिन यहाँ से मेन रोड से आप देख रहे हैं काफ़ी अंदर है और यहाँ तक आकर के वो अपना मीडिया जो भी कवरेज करना चाहते हैं वो कवरेज कर सकते हैं। रही बात जो अशिष्टता की बात है, तो यहाँ पे जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर के अधिकारी इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, उन सबको विधिवत ब्रीफ किया गया। अभी भी मेरे द्वारा भी ब्रीफ किया गया है कि किसी भी मीडिया कर्मी के साथ कोई अभद्रता न हो। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। एसआईटी अब मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन को लेकर जांच करती हुई नजर आएगी। अब मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट की भी जांच होने वाली है। एसआईटी को जांच के लिए 15 दिनों की और मोहलत दी गई है। सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट हालांकि एसआईटी सौंप चुकी है। तो आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्डिंग को लेकर अथॉरिटी ने अब नोटिस जारी कर दिया है। लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही थी ये बिल्डिंग और प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। लवकुश के परिजनों से प्रशासन ने यह जवाब तलब किया है। जवाब अगर नहीं मिला तो बुलडोजर वाली कार्रवाई भी यहां इस बिल्डिंग पे हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक बार फिर से कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग को तेज कर दिया है। देश भर के प्रमुख सनातन मंदिरों के बेहतर प्रबंधन और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अब अलग से सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बोर्ड की संरचना और उसके उद्देश्यों को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की और अपनी बात रखी। बोर्ड में होगा कि गरीब बहन बेटियों का विवाह होगा,
सनातन बोर्ड में होगा, प्रत्येक बच्चे को मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न गुरुकुलम में ये साइंस विद सनातन शिक्षा ऐसी मिलेगी कि वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, लीडर्स भी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन संस्कारी बनेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं मंदिर के पैसे से ही बनाऊं तो मुझे अब धर्म बचाना भी है और देश बचाना भी है, वो ऐसे बनेंगे। पहली बात। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, आप ये बताइए, चारों शंकराचार्यों को हटा दीजिए और पांचों वैष्णवाचार्यों को हटा दीजिए, उसके बाद हिंदू धर्म की कल्पना करिए, सनातन धर्म की कल्पना करिए, कैसा होगा वो। तो इन्हीं पांचों 9 को लेके बॉडी बना दी जाए और इनसे कहा जाए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब आप संभालो देश को और सनातन को। सनातन जगत कैसे जाएगा? अच्छा ही होगा, बेस्ट टू बेस्ट होगा। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी थी जो घटना हुई है, या क्या वजह मानते हैं? क्योंकि भगवान के सानिध्य में थे और उसके बाद ये घटना हुई है, दोष कहाँ है? आप गलती कर रहे हो भाई साहब, भगवान के सानिध्य में नहीं थे, वो नौकरी कर रहे थे, नौकर थे वो। सब व्यवस्था कर रहे थे। अरे सब नौकर हैं, सैलरी ले रहे हैं सब। तो मुंबई में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शहर की रफ्तार इस रूप में लग गई है ब्रेक की माया नगरी की पहचान माने जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी बारिश का असर देखने को मिला। रेलवे ट्रैक पर जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी भर चुका है। वजह रही कि लोकल ट्रेनें अब प्रभावित हो चुकी हैं। सड़क पर जगह जगह पानी भरने की वजह से जल जमाव है और एक तरफ बारिश होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया है। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें। मुंबई की रफ्तार कैसे थमती हुई नजर आ रही है। घुटने भर पानी और इसी पानी में डूबकर आवाजाही करने को मजबूर हैं लोग। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। दिन में ही अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से देखिए अंडरपास से लेकर दुकान मकान हर तरफ पानी नजर आता है और सड़कें गायब हो चुकी हैं। तो लोगों को अब घरों से निकलना भी मुश्किल है। तस्वीरों के जरिए हालात को आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त मुंबई में नजर आ रहे हैं। वहीं मुंबई के अंधेरी में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना पानी भर गया कि अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया क्योंकि अंधेरी सबवे का पूरा रास्ता भारी बारिश से पानी में डूब चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। सिर्फ अंधेरी ही नहीं, मुंबई के चर्च गेट में तो भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए और पोल गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से गाड़ियों को नुकसान तक पहुंचा क्योंकि जब पेड़ गिरा वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी जिन पर भारी भरकम पेड़ गिरने से वो टूट गए। मुंबई में मॉनसून की जोरदार बारिश से किंग्स सर्कल का हाल भी जुदा नहीं है। वहां भी सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ट्रैफिक ठप हो चुका है। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी उठानी पड़ रही है। तो एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ कई राज्य भारी बारिश की चपेट में हैं। कई जगहों पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है तो कई जगह भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद देखिए अचानक से बाढ़ आ गया। नदी नालों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। कई जगह सड़क पर मलबा आ गया जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया। तो एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी और दूसरी तरफ भारी बारिश। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर भारी बारिश से जीवन जो है अस्त व्यस्त है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। भूस्खलन और तेज बहाव के बीच अब लोगों से एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीर देखिए जहां अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो जाता है। कई जगह पर सड़क पर मलबा तक पहुंच गया। सड़क पर आवागमन इस वजह से बाधित नजर आया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अचानक से आई फ्लैश फ्लड ने गुरेंद्रमन गांव में भारी तबाही मचा दी। तेज बहाव की चपेट में आकर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। कई घर और दुकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा और देखते ही देखते पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ भागना पड़ा।
प्रशासन हालात पर हालांकि नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव के साथ नुकसान का आकलन भी जारी है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है। बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है। पत्थर के खदान में एक बड़ा हादसा, जिसमें विशाल चट्टान गिरने से 8 मजदूरों की बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में मौत हुई है। घायलों में ज्यादातर मजदूर बिहार के बताए जाते हैं। बेंगलुरु दक्षिण के मड़ापटना के पास यह हादसा हुआ। कई मजदूर इसमें घायल भी हुए हैं। खदान के ऊपर से ट्रैक्टर की मदद से यहां से चट्टानों को हटाया जा रहा था, जो अचानक से गिर जाते हैं और नीचे मजदूर इसके चपेट में आ गए। यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके में तावरेकेरे के पास कावेरी क्रशर के पास हुई है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि घटना खदान में काम करने के दौरान बरती गई लापरवाही की वजह से हुई। पुलिस के अनुसार घटना सुबह की है। खबर बिहार के भागलपुर से आ रही है, जहां पर तिलका मांझी थाने के ठीक सामने बने कार्यालय से बिल्डर बजरंग कुमार का खून से लथपथ हुआ शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों के मुताबिक वो रात में घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्यालय को खोला है और उसके बाद अंदर शव की बरामदगी की गई। बताया जा रहा है कि शव के ऊपर कई चोट के निशान भी थे। सभी पहलुओं पर पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द पुलिस इस मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा जाहिर करती नजर आई। जितना भी मेंबर सबसे पूछा इधर उधर किए, कुछ नहीं। यहाँ थाना में इसके बाद एप्लीकेशन लिख के दिए। सर आए, सर के साथ सबके बात। मामा यही रहते थे आपके? मामा का ये ऑफिस है, घर है वही नीलकंठ नगर में। तो ऑफिस में ये घटना हुई है? हाँ। कैसे मारा गया है उनको? पूरा ब्लड लगा हुआ, एकदम न्यूड, पूरा न्यूड है एकदम। क्या करते थे मामा? बिल्डर है। क्या नाम था मामा का? बजरंग कुमार। सुबह में सूचना मिली इनके परिवारजनों से, एक व्यक्ति हैं बजरंग जी करके, जो फोन नहीं पिक कर रहे हैं और उनका ऑफिस यहाँ थाना के सामने एक बिल्डिंग में है। तो थाना उनके परिवारजनों के साथ वहाँ गया तो देखा कि बाहर ताला लगा हुआ था और परिवारजनों के साथ वहाँ ताला को खोला गया है बलपूर्वक। जब कमरे गए तो उनकी बॉडी वहाँ पर पाई गई है। बॉडी पर इंजरी मार्क्स भी हैं और अभी हम लोग ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। एफएसएल टीम और डीआईओ टीम को भी बुलाया गया है। सभी लोगों से सहयोग के साथ हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है। प्रेमी प्रेमिका को तालिबानी सजा दी गई। गांव वालों की तरफ से गांव वालों ने इन प्रेमी जोड़ों की जमकर पिटाई की। दोनों के सिर को मुंडवा दिया गया। प्रेमी प्रेमिका को चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। बताया जाता है कि आपत्तिजनक हालत में दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उसके बाद इनकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि सरपंच पति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रेमी जोड़ा शादीशुदा बताया जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था, जहां परिजनों ने इसे पकड़ा और दोनों की पिटाई की गई। फिर नाई को बुलाकर सिर को मुंडवा दिया गया। इतना ही नहीं, दोनों को चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। मामला सरपंच पति के पास जैसे ही पहुंचा, उसने डायल 112 की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दोनों को पुलिस टीम अपने साथ लेकर गई। खबर भोजपुर से, जहां कोइलवर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाचा भतीजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे और इसी हमले में चाचा की मौत हो गई है, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। घटना के पीछे पुरानी जमीन के विवाद की रंजिश बताई जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। के किडनैप कर रहता रहा? बड़का पापा के लड़का होगा। कहिया? 3-4 महीने। हाँ? 3-4 महीना पहले। अच्छा, फिर मार के लाठी डंडा से मार दे, मार के छोड़ दिलन से। मेरे बड़का पापा का लड़का मारा है सर। क्या नाम है? बहनोई है। क्या नाम है? पिंटू कुमार। कौन है पिंटू कुमार? उसका बड़का पापा का नाम है कांतारा। हाँ। उनका लड़का 4 गो है। कौन कौन? पिंटू कुमार, नीरज कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार और उनका बहनोई मुकेश कुमार। ये सभी क्या थे? और उनका सार है। अच्छा। कांतारा के। कितना लोग का मतलब है? इतना लोग का कांड होगा। खबर कटिहार से, जहां बीजेपी नेता ओम प्रकाश यादव के भाई विकास यादव को गोली मारी गई है, जिसका अब लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से
घर के अंदर विवाद के बाद विकास यादव पर गोली चला दिया गया। फिलहाल विकास यादव की स्थिति गंभीर है, उनका इलाज जारी। और इस घटना के बाद कल ही एसपी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बंटवारे का विवाद था, दो भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था। उसी में एक भाई जिसका नाम विकास यादव है, उनको गोली लगी है। जो अभियुक्त पक्ष है वो उनके भाई ही अखिलेश यादव। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से गोली जो अखिलेश यादव है उनके साले बिट्टू और चिट्टू, इनके द्वारा गोली चलाई गई है। घटनास्थल पे एक खोखा बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम को भी बुलाई जा रही है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। पटना से खबर, जहां फतुहा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पहले पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ। मामले में ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार, फतुहा डीएसपी एक अवधेश कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके से कई नमूनों को इकट्ठा किया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच की बात कह रही है। आज दिनांक 2/7/26 को थाना 3 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि नटवा मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसको इलाज हेतु पास ले गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु की गई है। इस संबंध में एफएसएल को सूचित किया गया है। इस हत्या के कारण के संबंध में जांच की जा रही है। आवेदक के द्वारा भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है। सॉल्वर गिरोह के 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराने की सिफारिश की जाएगी। खगड़िया एसपी ने कहा कि जांच में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी ने यह भी कहा कि अभ्यर्थी से नौकरी दिलाने के नाम पर गिरोह के लोगों ने 5 से 7 लाख रुपए की ठगी की थी। और बाकी के लोगों की भी उसमें गिरफ्तारी की जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें तार जुड़े हुए थे। जिस तरह ठगी का और जालसाजी का ये लोग उसमें एक गिरोह चला रहे थे, बच्चों से पैसे लेना, साथ ही साथ उसके अभिभावकों का भी इन्वॉल्वमेंट होना, कुछ टीचर्स का भी उसमें होना, केंद्राधीक्षक का होना। फिर उनका ऊपर तार था कि वो उसको पेपर भेजेंगे। इस तरह से जो तथाकथित इन लोगों ने इसमें जो फर्जीवाड़ा चला रखा था, तो इसमें संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो खगड़िया से ये बड़ी खबर, सिपाही परीक्षा मामले में अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। ईओयू से जांच की सिफारिश की जाएगी।